नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल आरुषि अन्वेषण पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। प्रिय मित्रों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस मॉडल पेपर की अध्ययन श्रृंखला में आप सभी लोगों का एक बार पुनः अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम सभी लोग अब तक कुल 12 मॉडल पेपर का अध्ययन कर चुके हैं और उन सभी प्रश्नों को भली भांति प्रकार से समझ करके दे चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए उसी क्रम में आज मॉडल पेपर संख्या 13 का अध्ययन करते हैं और अपने अपने ज्ञान का आकलन करते हैं, साथ ही साथ कि आप सभी लोगों का 30 में कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। तो बैठ जाइए कॉपी कलम लेकर के आप भी, और हमारे साथ आप इस प्रश्न को पेपर को हल करिए और देखिए कि 30 में आप कहां तक पहुंच पाए। आइए शुरू करते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मॉडल पेपर संख्या 13 है। इस 13वें मॉडल पेपर में इस मनोविज्ञान की हम लोग 13 ही कर देते हैं, ठीक है, यानी पूरा 30 में 30 सही करते हैं। ठीक, पहला प्रश्न, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? तो हम सभी जानते हैं कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होता है? कल्पनाशीलता, यथार्थता, समन्वय, अनुकरण। तो कौशल सीखने जो पहली अवस्था है वो क्या है? अनुकरण है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सामान्य से विशेष तर्क की प्रक्रिया है। ठीक है, आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण। सामान्य से विशेष की ओर, तो सामान्य से विशेष क्या होता है? ये निगमन होता है। ठीक है, अब विशेष से सामान्य की ओर क्या होता है? आगमन होता है। नियम क्या होता है? सामान्य से होता है कि नियम है कोई, तो नियम से विशेष में उदाहरण की ओर निगमन होता है, और उदाहरण से नियम की ओर क्या होता है? आगमन होता है। यहाँ सामान्य से विशेष यानी सूत्र से उदाहरण की ओर बात की जा रही है तो निगमन विधि हो जाएगा। ठीक है, वह विशेष से सामान्य की होता है तब आगमन हो जाता है। क्या? उदाहरण से नियम की ओर आगमन, और नियम से उदाहरण की ओर होता है निगमन। तीसरा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीन पियाजे अधिगम के लिए क्या आवश्यक मानते हैं? तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। इनका मानना कि विद्यार्थी खुद के खोजबीन से सीखता है। पर्यावरण के साथ, भौतिक परिवेश साथ और सक्रिय खोजबीन द्वारा विद्यार्थी का लर्निंग होता है। जो पहला विकल्प है कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ठीक है, अधिगम के लिए पियाजे जी आवश्यक मानते हैं। और पियाजे किस पर प्रयोग किए थे? अपने खुद के बच्चों पर। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या है? अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला, मतलब खुद से वो जो कार्य कर रहे हैं, तथा सहायता के साथ कार्य करने वाले के बीच का अंतर, मतलब खुद से जो कार्य कर लेते हैं, किसी समस्या का समाधान करते हैं, और किसी के सहयोग से जो कार्य करते हैं, तो स्वाभाविक है कि सहयोग से ज्यादा कार्य कर लेंगे। तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। बच्चों को अपना समर्थ प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य, ठीक है, सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति या पुरुष सभी। तो कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, उपयुक्त विकल्प ज्यादातर उपयुक्त सभी ज्यादातर सही होते हैं, लेकिन हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। तो इसका जो दूसरा विकल्प है यह बिल्कुल सही है कि बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला कार्य तथा सहयोग के उपरांत जो कार्य कर रहे हैं, दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD। ठीक है, और इसके प्रवर्तक कौन है? कौन ऐसा मानते हैं? वाइगोत्स्की महोदय मानते हैं। प्रश्न संख्या 5वां है, वाइगोत्स्की विकास के सिद्धांत में किसकी उपेक्षा करते हैं?
मतलब किसको विशेष महत्व नहीं देते हैं। संस्कृति, भाषाई, सामाजिक या जैविकी कारक। तो संस्कृति समाज का नियम आधारित है, भाषाई, सामाजिक, तो जैविक कारक को महत्व नहीं देते। ठीक है, जैविक कारक से हो जाए। संस्कृति, भाषा और समाज को महत्व देते हैं, जैविक कारक को महत्व नहीं देते लर्निंग में। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, अंतर वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य। अंतर वैयक्तिक जो सामाजिक बुद्धि होती है, जो बहिर्मुखी व्यक्ति में होती है, तो स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेत करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। ठीक है, तो जो स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों को पहचानना, ये अंतः वैयक्तिक होता है। ठीक है, यहाँ के अंतर वैयक्तिक है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ठीक है, सभी विकल्प काफी पास दिए गए हैं कि दूसरों को प्रेरित करने का कौशल और दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल, लेकिन जो सबसे सही है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, समाज को आकलन करने का कौशल जो है अंतर वैयक्तिक होता है। ठीक है, और अंतः वैयक्तिक होता है तो पहला ऑप्शन सही जाता है। ठीक है, तो इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7वां है, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन किस प्रकार का होगा या होता है? परावर्तित, निर्देशित, मूर्त या अमूर्त? तो 5 वर्ष का बालक है तो पियाजे के अनुसार यह प्राक संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष के बीच जो दूसरी अवस्था है 2 से 7 वाले उसमें चला जाएगा। तो उसमें 5 वर्ष का छोटा बालक है तो उसका जो चिंतन होगा क्या होगा, वो परावर्तित होगा, दूसरे द्वारा निर्धारित होगा, दूसरे के अनुसार परावर्तित चिंतन उसका होगा। ठीक है, किस मन में सबसे ज्यादा विचार आते हैं? तो सबसे ज्यादा विचार अवचेतन, चेतन, अर्धचेतन, निष्क्रिय। तो सबसे ज्यादा विचार आते हैं अवचेतन मन में। ठीक है, और सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 अवस्थाएं मानी है, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन मन। ठीक है, तो अवचेतन मन में सबसे ज्यादा विचार आते हैं। संख्या 9 है, किस पर वातावरण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? ठीक है, इदम पर, अहम पर, पराहम पर, अर्धचेतन मन पर। तो जो वातावरण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किस पर होता है? परा अहम, सुपर ईगो पर। ठीक है, और खुशी इत्यादि का अनुभव करता है। तो इन सबका जो परा अहम है वो वातावरण से संबंधित होता है, सबसे ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक, परा अहम। 10वां प्रश्न है, भाषा एक अर्जन क्षमता है। भाषा एक अर्जन क्षमता है, यह कथन किसका है? पियाजे, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, कोहलर का। तो किसका है? चॉम्स्की जो भाषा शास्त्री, भाषा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषा एक अर्जित क्षमता है, चॉम्स्की कहते हैं, कई बार परीक्षा पूछा गया टेट। प्रश्न संख्या 11वां है कि किसने मूल्यांकन को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? कि मूल्यांकन त्रिमुखी होता, मूल्यांकन को त्रिमुखी बताए हैं हर्बर्ट, रॉस, गार्डनर, ब्लूम महोदय। तो ब्लूम का है, ब्लूम टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो ब्लूम महोदय का ये कथन। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा। भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो, सोलिन विकार, केस अध्ययन, अप्रेक्सिया। ये होता है पोर्टफोलियो, जो विद्यालयों में बनाई जाती है, बच्चों के जो विकास से संबंधित होता है, खासतौर से भाषाई विकास, पोर्टफोलियो। और ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो कई बार परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुखंड बुद्धि के सिद्धांत किसने दिया? बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बेनेट, टर्मन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक। तो बहुखंड बुद्धि, बहुकारक बुद्धि किसका है? थॉर्नडाइक महोदय है। और बहुबुद्धि पूछता है तो
बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डेनर का है। ये बहुकारक या बहुखंड बुद्धि किसका है? थॉर्नडाइक। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स, अरस्तु, थॉर्नडाइक, प्लेटो। तो प्रकारवाद के जनक कौन है? विलियम जेम्स जी हैं प्रकारवाद के जनक। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का नहीं है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के कई नाम देखे थे, लगभग 10-12 नाम उनके हैं। कौन सा नहीं है? संयोजनवाद, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? जो चौथा ऑप्शन है त्रिआयामी या त्रिविमी बुद्धि का सिद्धांत, ये किसका है? ये गिलफोर्ड का है। बुद्धि की 3 विमाएं मानते हैं, त्रिआयाम मानते हैं गिलफोर्ड, त्रिविमी सिद्धांत। ठीक है। बाकी संयोजनवाद, उद्दीपन, अनुक्रिया, प्रयास एवं त्रुटि, तीनों थॉर्नडाइक का है। त्रिविमी बुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड का है, थॉर्नडाइक का नहीं है। प्रश्न संख्या 16 है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आरवी कैटल ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, स्टर्न एवं जॉनसन ने। तो तरल ठोस बुद्धि किसका है? ये आरबी कैटल महोदय का है, तरल ठोस बुद्धि, आरबी कैटल। विकासात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है? जीन पियाजे, एरिक्सन, कोहलर, मैडुअल। ये सारे प्रश्न सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो विकासात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है? तो जीन पियाजे। ठीक है। मनोविज्ञान जनक कौन है? अरस्तु है। शिक्षा मनोविज्ञान जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। विकासात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है? जीन पियाजे। ठीक है। और सारे प्रश्न परीक्षाओं पूछे गए हैं कभी कभी। किसके अनुसार सृजनात्मकता एक सामान्य बुद्धि है? क्रिएटिविटी क्या है? एक सामान्य बुद्धि है। पोम्पोनोजी, स्किनर, बर्ट या मैकडूगल। तो सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि मानते हैं बर्ट। कौन है? सिरिल बर्ट महोदय, इनका पूरा नाम। ठीक है। संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, पियाजे। संबंध प्रत्यावर्तन, यूसीएस, यूसीआर, सीएस। ठीक है। अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? पावलोव का है, तो कुत्ते में प्रयोग किए थे। प्रश्न संख्या 20 है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? प्रोजेक्ट विधि करके सीखना पूर्व बाल्यावस्था के लिए बिल्कुल सही है, बाल्यावस्था के लिए बिल्कुल सही, किशोरावस्था के लिए बिल्कुल सही, ये सभी के लिए प्रोजेक्ट विधि सभी के लिए अच्छी विधि मानी है। प्रश्न संख्या 21 है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोगिता का विकास, बच्चों का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो किसका विकास होता है? अभियोगिता का विकास से संबंधित है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास। परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता संबंध किससे है? विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। तो परिपक्वता संबंध किससे है भैया? विकास। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, परिपक्व होने तक। उसका सिद्धांत है वो। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है, आत्म केंद्रित होगा, रूढ़िवादी होगा, दब्बू होगा। लेकिन अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है सामाजिकता उसमें थोड़ी कम होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम होती नहीं है, कम होती है अपेक्षाकृत। वो अपने आप में, अपने घर परिवार में ज्यादा रहता है, वो सामाजिक कम होता है अंतर्मुखी। आंत केंद्रित, रूढ़िवादी, दब्बू होता है, सामाजिक को नहीं होता। सामाजिक क्या होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति सामाजिक होता है, नेता होता है। प्रश्न संख्या 24 है, जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जो जन्मजात, प्यास जन्म से लगती है, निद्रा जन्मजात है, भूख जन्मजात है, या सुरक्षा जन्मजात नहीं है।
ठीक है, सुरक्षा बाद में मिलनी चाहिए। ठीक है, तो प्यास, निद्रा, भूख, ये सब क्या जन्मजात है, प्रेरक है। सुरक्षा, सम्मान, ठीक है, अपने आप को समाज में स्थापित करना, ये सब बात की बातें। प्रश्न संख्या 25 है, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। संवेग कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक संवेग, द्वितीय संवेग और कृत्रिम संवेग, तीन संवेग माने हैं गिलफोर्ड जी। प्राथमिक, द्वितीय को कृत्रिम, बनावटी, लेकिन नवीन संवेग उनका कोई भेद नहीं है। प्राथमिक, द्वितीय और कृत्रिम तीन संवेग को मानते हैं, नवीन कोई संवेग नहीं है। प्रश्न संख्या 26 है, कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता? तो सीखने को संकेत नहीं करता है कौन? तर्क करना, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल करना या अनुकरण करना। तो तर्क करना, भाई लर्निंग होगा तभी तर्कण होगा, ठीक है। जांच पड़ताल जब ज्ञान रहेगा तभी आप करेंगे। अनुकरण भी होता है लर्निंग का, लेकिन प्रश्न पूछना ये सीखने की ओर संकेत नहीं करता है। क्लास में कोई बच्चे ऐसे जो बेवजह के बुजुर्ग जो प्रश्न पूछ रहे हैं, शिक्षक उलझाने के लिए, परेशान करने के लिए, क्लास को डिस्टर्ब करने, ठीक है। तो प्रश्न पूछना एक संकेत है कि भाई बच्चे आपके शिक्षण में रुचि ले रहे हैं, लेकिन प्रश्न पूछना मात्र सीखने की ओर संकेत नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। तर्क करना सीखना है, जांच पड़ताल किसी चीज में जानना है, सुनना सीखना है, अनुकरण करना सीखने का प्रथम चरण यही है। लेकिन प्रश्न पूछना जरूर नहीं कि प्रश्न पूछा था शिक्षण हो रहा, आप सीखना, लर्निंग हो रही, अधिगम हो रहा, बिल्कुल नहीं। इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27 है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल। बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार आया हुआ है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, तो किसका विचार है? वैलेंटाइन, गेट्स, अरस्तु, सिम्पसन। तो किसका है? वैलेंटाइन महोदय का कथन है कि शैशवावस्था सीखने का सबसे उत्तम काल है, आदर्श काल। प्रश्न संख्या 28 है, खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु किससे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पुरुषाधे। तो खिलौनों की जो आयु है वो क्या है? पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों का आयु कहा जाता है। पुरुष सभी यहाँ पे कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन वो सभी नहीं। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा खिलौना सीखना है, वो तो किशोरावस्था में फिर कदम रखने वाला हो जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये थोड़ा शैशवावस्था है, लेकिन जो पूर्व बाल्यावस्था होता है ये सबसे ज्यादा खिलौनों का कहता है। शैशवावस्था में तो बच्चा माँ के पास से ज्यादा रहता है, माँ से हमेशा लगा रहता है, उससे माँ सबसे ज्यादा प्रिय होती है शिशुओं को। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों का आयु कहा जाता है। इसमें बच्चों खिलौने और टेडी बियर, छोटे मोटे हाथी घोड़े ज्यादा पसंद होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। प्रभावकारी सीखने की विधि नहीं है, नहीं है, ठीक है। और विराम विधि, लगातार सीखते रहना है। पूर्ण विधि है, साभिप्राय सीखना, यह भी है, लेकिन रट कर सीखना प्रभावकारी सीखने विधि नहीं है। यानी आपका विकल्प क्या हो जाएगा? चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 30वां और इस मॉडल पेपर जो अंतिम प्रश्न है, उसुबेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? तो उसुबेल महोदय ने पढ़े थे सीखने कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 4, 6। तो सीखने के 4 प्रकार उसुबेल बताए थे। इस प्रकार मॉडल पेपर संख्या 13 आपका समाप्त होता है। आप सभी लोग मिला लीजिए कितने आपके सही हो रहे हैं, अपना खुद का आकलन कर लीजिए और इन सभी 13 मॉडल पेपर को अच्छे से दोहरा लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ से आपकी परीक्षा में नो डाउट अच्छे से पढ़ें तो बहुत ज्यादा आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं, ठीक है। अभी आगे हम लोग कुछ एक आध दो क्लास अभी मॉडल पेपर एक आध दो और देखेंगे, और कुछ सिद्धांत इसके जो बच गए, जैसे थांडाइक के जो मुख्य 3 नियम है, गौड़ नियम 5 है, उस पर चर्चा करेंगे। हर्बर्ट का जो हर्बर्ट में जो पंचपदी है, ब्लूम का जो त्रिविमीय सिद्धांत है, मॉरिसन महोदय जो 5 चरण बताए हैं, और इस प्रकार से जो शिक्षण सूत्र हैं, जो 11 मुख्य शिक्षण सूत्र, इस पर चर्चा करेंगे।
तो इस प्रकार से कुछ अभी हम लोग एक दो क्लास पर और लेंगे, जो कुछ बच गए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिस पर कम चर्चा हुई है, उसको हम लोग एक दो क्लास में देख लेंगे। वहां से आपको 2 4 5 प्रश्न हर वर्ष परीक्षा पूछे जाते हैं, 5 7 प्रश्न तो वहां से आते ही आते हैं, तो उसको हम लोग आगे आने वाले एक दो क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।